बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू इमरान स्पिरिचुअल एकेडमी। इस बार फिर पेडागोजी एमसीक्यूज़ के हवाले से ये लेक्चर आपके सामने मौजूद है। अब पेडागोजी के जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए थे, तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था कि इन पे लेक्चर बनाएं। तो इन लेक्चर में मैं इन नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि पॉसिबली एफपीएससी की लेक्चरशिप और एसएसटी की और टीजीडी के अंदर ये सवालात रिपीट हो सकते हैं और हुए भी हैं पास पेपर से। जो है वो एक थारो स्टडी करके ये मैंने नोट्स आपको भेजता रहता हूँ ग्रुप के अंदर। और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये ग्रुप मैंने नोट्स शेयर किए थे। तो आज हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि थोड़े एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप टेस्ट में बैठते हैं तो इन चीज़ों के बारे में कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी प्री स्टडी होती है, स्कीमाटा होती है, तो वो समझ लेते हैं। तो अभी जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए पेडागोजी सर दर्द बना हुआ है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये लेक्चर है। तो लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेडागोजी जब टेस्ट के दिन आ जाते हैं, तो पेडागोजी के हवाले से स्टूडेंट्स अपने कंसर्न्स ज़ाहिर करते हैं कि सर अभी पेडागोजी तो इतना हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है। इवन जो एमए एजुकेशन करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेडागोजी को कवर करना। तो हमें उनके जो कॉन्सेप्ट, उनकी जो टर्म्स हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, हमने इसको कॉन्सेप्चुअली समझना होता है और पास पेपर्स की मदद से। सबसे पहले ये सवाल आया था कि स्कूल पॉलिसी जो है स्कूल के अंदर, यानी कि बच्चों के हवाले से पॉलिसी, टीचर्स पॉलिसी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की पॉलिसी, ये कि कौन डिटरमिन करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा सिटीजन्स और एजुकेटर्स। एजुकेटर्स के अंदर टीचर्स आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं और सिटीज़न, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं ना इसके मुताबिक। ये सारों के इंटरेस्ट देखकर, उनकी एबिलिटीज़ और उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी एडॉप्टिव स्किल्स देखकर ये स्कूल पॉलिसी बनाई जाती है। तो स्कूल पॉलिसी का जो डिटर्मिनर्स हैं वो सिटीजन्स हैं और एजुकेटर्स हैं, ये आपने याद रखना है और यही करेक्ट आपने आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आप इसकी ये बात इस तरीके से समझ लें कि कोई स्कूल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाता है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ टीचिंग और लर्निंग मेथड होती है, लेक्चर मेथड होता है, उसके स्टूडेंट के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होती, स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो उसके अंदर जो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन कंसर्न ज़ाहिर करते हैं कि ये स्कूल सिर्फ मोनोटोनस है। तो उनकी पॉलिसी को देखकर अभी हर स्कूल जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाता है, एक्सपेरिमेंट्स करवाता है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। पास पेपर्स के हवाले से एब्रीविएशंस के क्वेश्चंस तो बार बार ही रिपीट होते हैं। बीएम एक वर्ड है, बीएम का फुल फॉर्म क्या है? जो हजरात टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो समझ लें कि बीएम स्टैंड्स फॉर बजट मैनुअल, यानी बजट मैनुअल जो टीचर्स की और स्टूडेंट्स की टीचर्स की सैलरी हो जाए या स्कूल के एक्सपेंडिचर्स हो जाएं, उनके लिए एक मैनुअल बनाया जाता है, बजट मैनुअल, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ और इनकम कितनी है, उनके अंदर डेफिसिट और उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे करना है। इस कॉन्सेप्ट को बजट मैनुअल कहते हैं। एससीआर एक रिपोर्ट है जिसे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। एससीआर हमेशा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्राइवेट एम्प्लॉई की भी बनती है। ख़ास तौर पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज़ की एससीआर बनती है। एससीआर मीन्स इट इज़ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 365 डेज़। एक साल की जो ओवरऑल टीचर की एक जो एबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो नॉन टीचिंग यानी बिहेवियर, कंडक्ट और मैनर की हो, ये सारी चीज़ें, या कॉम्प्लाइंस टू दी आर्डर्स ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या हायर अथॉरिटीज़ के अंदर कॉम्प्लाइंस उसकी कितनी है, वो कितनी अथॉरिटी की बातें मानता है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करता है, और जो बेसिकली डिसिप्लिन्ड होते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो एससीआर रिपोर्ट स्ट्रांग होती है। तो इसकी मदद से उनके अंदर अलाउंसेस भी बढ़ते हैं और उनकी प्रमोशन भी जल्दी होती है एससीआर के मुताबिक। अभी ब्यूरोक्रेटिक थियरी होती है पेडागोजी के अंदर, ये मैक्स वेबर ने दी थी, सोशलॉजिस्ट था, ठीक है। ओवरऑल सोसाइटी को जो है रिफॉर्म करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और उनके अंदर उनके हाथों में पावर होता है, ताकि वो कुछ ही दिनों में या विद इन मूवमेंट्स दे कैन चेंज द सोसाइटी, दे कैन रिफॉर्म द सोसाइटी। ये ब्यूरोक्रेटिक थियरी है, ठीक है। अच्छा, जब नई रिक्रूटमेंट होती है, मिसाल के तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं, आप लेक्चरर बन गए हैं, एसएसटी बन गए हैं,
टीजीटी बन गए हैं, पीएसटी बन गए हैं, जेईएसटी बन गए हैं, या कोई ब्यूरोक्रेट बन गए हैं आप, तो आपके अंदर एक प्रोबेशन की जाती है। प्रोबेशन इज़ बेसिकली टेस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, टेस्टिंग होती है ना, उसकी टेस्ट किया जाता है कि वेदर ही इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब, क्योंकि टेस्ट जो रिटन टेस्ट होती है और इंटरव्यू होती है, दे आर नॉट द फाइनल डिसाइडर्स, डिसाइसिव वो नहीं होते। फिर भी गवर्नमेंट में जब बंदा आता है तो उसकी प्रोबेशन होती है, उसका कोड एंड कंडक्ट, उसकी एबिलिटी फॉर द पोस्ट देखी जाती है कि ये वाकई इसके काबिल है या नहीं है। वो आम तौर पर 3 इयर्स होता है, ठीक है, 3 इयर्स यानी 1 ईयर के अंदर आपकी अगर परफेक्ट परफॉर्मेंस है तो आपकी प्रोबेशन को ख़त्म के टर्मिनेट किया जाता है। अगर नहीं होती दूसरे साल आपको चांस दिया जाता है और तीसरे साल भी चांस दिया जाता है। अगर कोई फॉल्ट नज़र नहीं आता तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोबेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर सुपर एन्यूएशन, एक न्यू रूल आया है टीचिंग फील्ड में, सुपर एन्यूएशन या पूरे गवर्नमेंट ओवरऑल ऑफिशियल्स के अंदर इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुपर एन्यूएशन एक रूल है। सुपर एन्यूएशन यानी पेंशन इज़ गिवन टू सर्वेंट्स हु रिटायर एट द एज ऑफ 60। ये भी गवर्नमेंट का रूल है, आपने देखना है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो रहे हो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लीव रूल्स होते हैं, और जो है ना वो जॉब रूल्स होते हैं, वर्किंग आवर रूल्स होते हैं, ये सारे आपके जहन में होना चाहिए, और यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो यानी कि जो बंदा अभी 60 एज पे रिटायर होगा उसको ही पेंशन मिलेगी, एंड द वन हु रिटायर्स अर्लियर दैन 60 ईयर्स एज इज़ बेसिकली डिप्राइव्ड ऑफ द पेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी ये नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। हाँ जी, अभी यहाँ पर आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लानर, क्योंकि हर फील्ड में कामयाबी के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, एंड द गुड प्लानर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड प्लानिंग, ठीक है। और इसके साथ अगर आप इस कोर्स में शामिल नहीं हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो गुड प्लानर के लिए जो है 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एक वो तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि मिसाल के तौर उसने अच्छी प्लानिंग की और रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, तो वो उसको मायूस नहीं होना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। तो ऑप्टिमिज्म इज़ द बेस्ट एवरीवेयर इन द फील्ड ऑफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी डिपार्टमेंट। ऑप्टिमिज्म इज़ द बेसिक प्रीरिक्विजिट कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा कि एक ना एक दिन रिफॉर्मेशन ज़रूर आएगी। मोटिवेटर यानी प्लानर हमेशा मोटिवेट करता है अपने कलीग्स को, स्टूडेंट्स को, और बाकी मुल्क के लोगों को हमेशा मोटिवेट करता है। और तीसरा प्रोड्यूसर, यानी कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है जो कि उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को काउंटर करती है, ठीक है। ई एंड डी का भी जो रूल्स होते हैं इसका अब्रीविएशन पूछा जाता है, ठीक है, ई एंड डी रूल्स, ठीक है। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल, ठीक है, ये बेसिकली एससीआर में भी काउंट होते हैं, एससीआर में देखे जाते हैं इसकी ई एंड डी रूल्स क्या है, डी रूल्स पे ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा प्रोबेशन में भी ई एंड डी रूल्स देखे जाते हैं ना प्रोबेशन में। ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी, के हाउ एफिशिएंट एन एम्प्लॉय इज़, एंड डी हाउ डिसिप्लिन्ड एन एम्प्लॉय इज़, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स जो हैं ये पास पेपर्स में पूछा गया है पेडागोजी के इंग्लिश लेक्चर के अंदर, एसएसटी में भी रिपीट हो सकता है। एसएनई आपने सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जो है ना वो कुछ सिटीजन्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि स्कूल्स की, कॉलेजेस की एसएनई की जाए, ठीक है, एसएनई की जाए, और उसमें जो एक्सपेंडिचर है और उसका पूरा पूरा एहतसाब किया जाए कि कहाँ पर कोई चीज़ कहाँ लगी है, कोई जो उसमें मनगढ़ंत चीज़ें या कोई करप्शन या कोई पाम ग्रीसिंग तो नहीं हुई। तो इसके एसएनई स्टैंड फॉर स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पैसा गवर्नमेंट ने किसी स्कूल कॉलेज को दिया है वो देखा जाता है कि उन्होंने सही दिशा में वो पैसे खर्च किए हैं या नहीं किए हैं। नेक्स्ट इज़ राइट सीक्वेंस ऑफ कोग्निटिव डोमेन। Cognitive domain is basically a domain which works in a way कि बच्चा सीखता कैसे है, कोग्निटिव वे में के अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू वो कैसे सीख सकता है। सबसे पहले इसका जो नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, फिर एवेल्यूएशन है, ठीक है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के भी अंदर आता है कि उसने भी ये एक प्रॉपर सीक्वेंस दी है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल होता है। सबसे पहले हम कोई नॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा कि 7 कॉन्टिनेंट है,
दुनिया के अंदर, फिर हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे यस 7 कॉन्टिनेंट हैं और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं समंदरों के बीचों बीच, और उनके नाम याद करेंगे। फिर एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि हम किसी को पढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर हम सफ़र करेंगे तो सैर करेंगे तो हम वो चीज़ें अप्लाई करेंगे। फिर एनालाइज़ करेंगे, डिफरेंस उनमें देखेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस कॉन्टिनेंट की क्या खासियत है, खसूसियत है। सिंथेसिस, कोई और इन्फॉर्मेशन अब डिस्कवर करते हैं तो उसके अंदर सिंथेसाइज करते हैं, फिर वैल्यूएट करते हैं। और जब रिसर्च के अंदर नई चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो वो एवोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। इस नंबर पर रब्ता करके आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।